दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने जो है एरिया वेक्टर के बारे में समझा था। ये बताया था आपको कि एरिया वेक्टर जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर आपने हमेशा मैग्नीट्यूड तो पढ़ा था, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हो तो अब वो जो एरिया था, जो मैग्नीट्यूड था एरिया का, उसके अंदर एक यूनिट वेक्टर और आ जाता है और ये एरिया वेक्टर बन जाता है। उस एरिया वेक्टर का बेसिकली आज जो है हम एप्लीकेशन समझेंगे और किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए। ठीक है जी, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इट इज दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area normally और ब्रैकेट में आप लिख दो परपेंडिकुलरली। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया परपेंडिकुलरली और नॉर्मली। अगर मैं आपसे बोलूं भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जो है किससे डिनोट करेंगे? फाई से। कुछ कुछ चीजें आप यहां पर छोटी छोटी समझ लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाएगा? ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको डिनोट किया जाएगा फाई से, फाई ई। नॉर्मली अभी हम पढ़ेंगे तो फाई ई लिखते हुए चलेंगे, मतलब फाई पढ़ेंगे सिंपल, फाई लिखते हुए चलेंगे। फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हो तो फाई एम लिख देते हैं वहां पर। फिलहाल हम फाई लिख करके चलेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली और परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर इसका जो मीनिंग है वो समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि आपके पास जो है दो एरिया आपको गिवन है। भाई यहां पर कुछ चीजें मैं यहां पर फिक्स करूंगा। मान लो दो एरिया गिवन है, एक तो एरिया ये है भाई, ठीक है जी, और एक एरिया आपका, इसको थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, और एक एरिया आपका ये है। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये ट्रेवल कर रही हैं इस तरह से। यहां पर आप ध्यान से देख रहे हैं कि कैसी फील्ड लाइंस है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे सर ये तो जो है यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। ये कैसी फील्ड लाइंस है? यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। तो यहां पर ये आपके पास लेट्स से ये एरिया 1 है और ये वाला आपका एरिया A2 है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से एरिया में से सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो आप बोलोगे सर एरिया 2 से ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, 1 2 3 4 और 5। और ये सारी लाइंस जो है परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। ये जो डायग्राम बनाया गया है ये एरिया जो है ऐसे है, ऐसे इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं इस तरह से, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जा रही हैं, ये याद रखना है। तो आप अगर इन दोनों में ये देखो तो ये बताओगे सर एरिया 1 से तो 2 ही फील्ड लाइंस जा रही हैं और एरिया 2 से जो है 5 फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। तो अगर मैं आपसे फ्लक्स पूछूं इस केस में, लेट्स से फाई 1 है, लेट्स से ये फाई 1 है भाई, इसके लिए फ्लक्स, और इसके लिए जो फ्लक्स है वो फाई 2 है। तो आपसे पूछा जाए किस केस में फ्लक्स ज्यादा है, तो आप सीधा सीधा बता दोगे कि सर फाई 2 का फ्लक्स ज्यादा है फाई 1 से। क्यों? क्योंकि जो फाई 2 है उस केस में एरिया, जो भी एरिया है उस एरिया से जो है फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस हो रही हैं। तो क्या यहां से आपको यह पता चला कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया के। पहली बात आपको ये समझ में आ गई, यानी कि
अगर हम बड़ा एरिया लेंगे तो ज्यादा फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी। मान लो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो कांस्टेंट थी, और हमने जो है बड़ा एरिया लिया तो ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, छोटा एरिया ले लेंगे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास होंगी या क्रॉस करेंगी। तो यहां से हमें पता चला जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एरिया के। ठीक है जी। दूसरा एक केस ले लेते हैं। दूसरा एक केस ले लेते हैं। अब की बार जो है मोदी सरकार, तो यहां पर लेट से हमारे पास एक एरिया ये है, ठीक है, एक एरिया ये है और इसी का डुप्लीकेट एरिया भी बना लेते हैं। ये बना दिया जी, दोनों का एरिया जो है सेम हो गया। और मैंने बोला यहां से जो फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, लेट से 1 2 3 4, और मैंने बोला यहां से जो फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं 1 2 3 4 5 6। अब की बार एरिया सेम है, लेकिन यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस है। इस केस में लेट से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो E1 है, ऐसा मैं बोल देता हूं। लेट से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E2 है, और लेकिन एरिया जो है आपका दोनों ही केस में एरिया क्या है, सेम है। लेट से ये एरिया A1 और A2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई φ1 और φ2 में किस केस में फ्लक्स ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे? अगर φ1 और φ2 की बात करी जाए तो आप बोलोगे सर जो A2 है उससे ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और इस केस में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो आप बोलोगे सर φ2 का जो फ्लक्स है वो ज्यादा है φ1 से। तो यहां से एक और चीज आपको समझ में आएगी, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, एरिया के, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो आपको ये दो चीजें तो आपको पता चल गई कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरा एरिया की बात करता है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब हमने ये तो समझ लिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हम इस तरह से समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ते कैसे हैं और क्या फॉर्मूला है, ये हमें जानने की कोशिश करनी है। ध्यान से समझेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने पढ़ाई थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दो तरह की पढ़ी थी, एक यूनिफॉर्म फील्ड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो पहला केस लेता हूं किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैसे फॉर्मूला समझेंगे। बाकी लास्ट में इसको कंबाइन कर दूंगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम खैर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में समझेंगे, तो उस केस में जो आपका ये जो है भाई साहब, क्या बोला मैंने, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होता है ये हमें जानना है। तो यहां पर हम समझ लेते हैं, लेट्स से कि हमारे पास ये एरिया है भाई, हमारे पास ये एरिया है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। लेट्स से तो इस ये एरिया, इसका एरिया का ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। अगर मान लो ये एरिया ए है तो ये बेसिकली वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर। भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए, और इसका ये वेक्टर हो गया, तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल कैप बनेगा। तो मैंने इसको एरिया वेक्टर को दिखा दिया। लेट्स से इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्रॉस हो रही हैं, इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। ठीक है जी, इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो जो फ्लक्स होता है इस केस में, वो फ्लक्स होता है φ इज इक्वल टू
ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू डॉट होता है डॉट प्रोडक्ट और एरिया का वेक्टर। ये बेसिकली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये आपको समझना है, एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से हम तीन केस बना सकते हैं। मान लो ये जो फाई है इसको मैं अब इस तरह से लिख दूं, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो अब यहां पर इस थीटा के कई टर्म्स बन सकते हैं। क्या क्या टर्म्स बन सकते हैं, या तो आपका जो थीटा है वो क्या हो जाए 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री कब होगा ये हम समझेंगे। या फिर आपका जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री हो जाए, या फिर ये थीटा जो है क्या बन जाए 180 डिग्री, है ना। और भी कोई एंगल हो सकता है 160 डिग्री, 30 डिग्री, उसको भी हम समझेंगे। अगर मान लो थीटा 0 डिग्री है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि भाई इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में, ये आपको समझना है। जैसे इस केस में देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, या आप ऐसा बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में देखो परपेंडिकुलर है। बट अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो वो पैरेलल है और एंगल क्या बना रही है 0 डिग्री। इस केस में अगर फ्लक्स आ जाएगा तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, तो फ्लक्स आपको क्या मिल जाएगा भाई, फ्लक्स आपको मिल जाएगा ई ए। ठीक है जी। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसकी भी बात हम यहां पर कर लेते हैं। अगर मान लो आपको थीटा 90 डिग्री दे दिया जाए तो उस केस का क्या मीनिंग है, उस केस का ये मीनिंग है, यहां पर बेसिकली ये मेरे पास एरिया है और मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ऐसे क्रॉस कर रही है, लेकिन एरिया जो वेक्टर है वो आपका ये है, ये एरिया वेक्टर है और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस केस में अगर आपसे फ्लक्स पूछा जाए तो फ्लक्स क्या होगा इस केस में, ई ए कॉस 90, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल देखना है, वो कितना आ रहा है cos 90, तो यहां पर फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब जीरो, सॉरी 0। अब इसका ये मीनिंग है, मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस करे, ऐसे पास करे, इसके पैरेलल जा रही है इस तरह से। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ रही है। इस सरफेस के कैसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल जा रही है। अगर ऐसे क्रॉस करती हुई जाती, इसको चीरती हुई जाती तो फ्लक्स होता, बट इस केस में कोई फ्लक्स नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री की, इसकी भी बात देख लेते हैं भाई। ये तो सिंपल है, जैसे यहां पर ये बनाया था केस, यहां पर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, अब आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में बना दो तो आपको बोलोगे कि सर इस केस में जो फ्लक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये, मान लो ये केस है, ये आपका एरिया वेक्टर है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि इस केस में जो फ्लक्स है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री, तो बोलोगे सर माइनस ई ए। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ये था सिंपल वाला केस जिसमें आपको ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जो है कैसे देखते हैं। अब हमेशा ये एंगल तो नहीं रहेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, हमेशा ये एंगल तो नहीं रहेंगे। अब हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में समझ लेते हैं। मान लो आपके पास, ध्यान से समझना है भाई, मान लो आपके पास ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया का ये एरिया वेक्टर है, ध्यान से समझना है, ये एरिया का ये एरिया वेक्टर है। ठीक, बोला जा रहा है आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है।
लेट्स से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारी ध्यान रखना। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर हो क्या रहा है, लेट्स से कि ये एरिया है, ये एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ध्यान से देखो, तो एरिया का परपेंडिकुलर तो ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? इस तरह से। एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से राइट साइड में जा रही है। तो आप देखोगे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक एंगल बन रहा है। तो जब हम इस केस में फ्लक्स देखते हैं, अब मैं बेसिकली जनरलाइज फॉर्मूला बना रहा हूं जो मैंने लिखा था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, है ना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो मैं फिर हमने लिखा ई ए कॉस थीटा, तो वही लिखने वाला हूं मैं, फाई इज इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, या एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, या फिर इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने डायरेक्शन डेफिनेशन देखी थी, वो क्या थी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली। ये लाइन आप देखिए यहां पर जो है, ये वर्ड समझिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी भी सरफेस एरिया के टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास करेंगी वो एरिया के क्या होंगी? नॉर्मली होंगी, यानी कि परपेंडिकुलरली होंगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की के वो कंपोनेंट लेंगे जो किस डायरेक्शन में होंगे भाई? जो आपके इस डायरेक्शन में जाएंगे। ये उम्मीद करता हूं येलो कलर वाली लाइन से आपको समझ में आया। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ई कॉस थीटा। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट इसके पैरेलल बन जाएगा ई साइन थीटा, इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा इसके पैरेलल ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा तो कोई फ्लक्स में कोई रोल ही नहीं निभाएगा, ई साइन थीटा की वजह से फ्लक्स में कुछ नहीं होगा, तो जो भी फ्लक्स बनेगा वो ई कॉस थीटा की वजह से होगा। इसीलिए जो फाई बनेगा वो क्या होगा? यहां पर जो फाई बन करके आएगा वो आएगा ई कॉस थीटा इंटू ए। इसीलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बुक्स में, ई ए कॉस थीटा। लोगों को लगता है ये ए कॉस थीटा का कंपोनेंट है, खैर यहां पर हम इसको अगर डॉट प्रोडक्ट में लिखे तो ई डॉट ए डॉट लिख देते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको चमक में आ गई। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये किस तरह से लिखा गया है। तो यहां पर हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा, जब फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म फील्ड है। अब यहां पर इस ई के कुछ चीजें हम जो है समझ लेते हैं। अगर जो फाई है, फाई की यूनिट क्या होगी वो देखें तो क्या होगी? यूनिट देखो क्या होगी भाई? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है, फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो ई यहां से क्या हो गया? एफ बाई क्यू। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ई की यूनिट, और साथ में एरिया है तो न्यूटन पर कूलम और मीटर का स्क्वायर, ये यूनिट बन गई। एक फॉर्मूला आप जब पोटेंशियल पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। तो यहां पर वोल्टेज इसकी यूनिट हो गई, ये लेंथ है तो मीटर हो गई, वोल्ट पर मीटर। तो यहां से हम फाई की यूनिट निकाल सकते हैं वोल्ट पर मीटर, और ये एरिया मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर उड़ गया तो वोल्ट मीटर हमें मिल जाता है। एक यूनिट आप जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये वाली भी देखोगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप जो है अपने आप लिख सकते हो। फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला नीट में कई बार आया है, जेई में भी कई बार आया है, वो आप देख लेना। ठीक है जी, खैर आगे बढ़ते हैं। अगर फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उस केस में किस तरह से आपको चीजें समझनी है? अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो आपको किस तरह से चीजों को समझना है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में जो फ्लक्स है वो क्या होगा? तो जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म वाला केस पढ़ते हैं तो हम
इस तरह से लिख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। जो फाई था हमारा यूनिफॉर्म के केस में ये था ई डॉट ए, एरिया वेक्टर ना। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था एक लास्ट क्लास में, अगर मान लो मैंने एक स्फीयर लिया और उस स्फीयर से एरिया वेक्टर जब हम लेते हैं तो एक छोटा सा वेक्टर एरिया वेक्टर लेंगे और उसका ये नॉर्मल वेक्टर होगा और ये हमारा ds होगा या dA होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही स्मॉल एरिया के लिए d5 फ्लक्स लेंगे और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये E, ठीक है जी, और जो एरिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। यहां पर dA और ds आप लिख लो, ठीक है, dA और ds। तो ये फ्लक्स हो गया। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान समझना है भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर ये कांस्टेंट नहीं है। तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, और जब इंटीग्रेट करोगे तो ये जो है आपका एक तरह से फॉर्मूला बन जाता है, d5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहां पर भी इंटीग्रेशन लगा लो, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चलो इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो यहां से फाई आपको निकल के आ जाएगा, फाई आपको मिल जाएगा ई डॉट dA, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आई कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू dA, ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब चूंकि अगर ये क्लोज सरफेस हुआ तो आप क्या कर लोगे, फॉर क्लोज सरफेस, अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम जो है फाई को इस तरह से लिख लिया करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट dA, और यहां पर इसके साथ एक गोला लगा देंगे, ये आपका क्लोज सरफेस के लिए हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको जो है समझ में आ गई। अब यहां पर हमने जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझा, अभी हम जो है एक दो सवाल देख लेंगे तो आपको चीजें आसानी से पता चल जाएंगी करना क्या है। चलो एक एक करके कुछ सवालों को समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे भाई। लेट्स से फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक सर्कुलर डिस्क है या सर्कुलर प्लेट है, इसकी जो रेडियस है r है, तो इसका एरिया बेसिकली क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इस डायरेक्शन में है, ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये एक्स एक्सिस है, इससे कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इस केस में आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या होगा, इस केस में अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला रखोगे ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको क्या लिखनी है भाई, ई तो एज इट इज आ जाएगा, एरिया आपको क्या गिवन है, पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं कॉस थीटा की, यहां पर जो थीटा एंगल है वो क्या लेना है, यहां पर जो थीटा एंगल है वो क्या लेना है, ये समझना है। ध्यान से देखेंगे, ये एरिया जो वेक्टर है, ये जो ए पाई आर स्क्वायर है, ये आपका ये डिस्क है, तो इसका जो एरिया वेक्टर वो इस डायरेक्शन में बनेगा। दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये इसका एरिया वेक्टर बनेगा। अब ये एरिया वेक्टर बन रहा है, ये 30 डिग्री है, तो चलो ये वाला एंगल कितना हो गया भाई, 60 डिग्री। जब ये 60 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का
वो कंपोनेंट जो एरिया के वेक्टर के पैरेलल है, ये, और ये कितना हो जाएगा E cos 60 डिग्री। तो आपका एंगल मिल गया, ठीक है, E पाई आर स्क्वायर, और यहां पर आ गया आपका cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री कितना होता है, E पाई आर स्क्वायर, cos 60 क्या होता है 1/2। तो आपको फ्लक्स मिल गया E पाई आर स्क्वायर बाई 2। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो एक सवाल हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है जी। और एरिया वेक्टर जो गिवन है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ये है। आपसे बोला जा रहा है कि भाई फ्लक्स निकालो। तो अब आप सोचोगे सर ये फ्लक्स कैसे निकलेगा। भाई हमने जो है फ्लक्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फ्लक्स का ये फॉर्मूला पढ़ा है कि ये फ्लक्स होगा E डॉट ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और डॉट प्रोडक्ट निकालना है 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। तो वो क्या आएगा, अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। इसके अलावा कुछ होगा तो वो 0। तो सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हो, पहले इसकी मल्टीप्लाई, पहले 2i कैप की मल्टीप्लाई जिस पूरे के साथ होगी तो क्या होगा, ये 2i कैप इंटू 2i कैप, तो ये 4i कैप आई कैप 1 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। लेकिन बाकी के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में 0 चला जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू 2 4, ध्यान से देखो, 3 इंटू 1, यहां 1 है तो -3, क्योंकि यहां प्लस का 3 है माइनस का 3 है। बाकी 3 जे कैप की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी तो इसके साथ 0, इसके साथ 0, ठीक है। ये 11th में है, यहां पर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो +5 हो जाएगा। तो 4 और 5 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 गया 6, ये आ गया 6 वोल्ट पर मीटर, 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है जी। तो ये था, इस तरह से आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आप निकाल सकते हो। तो हमने जो है डॉट प्रोडक्ट के तरीके से भी इसको समझ लिया। एक सवाल और देख लेते हैं भाई, एक और सवाल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो है 10i कैप माइनस 5j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है 10i कैप माइनस 5j कैप, ये वोल्ट पर मीटर। एरिया जो है गिवन है वो है 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है, मैं लिख रहा हूं फ्लक्स निकालना है एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन में निकालना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ए कैप। अब यहां एरिया वेक्टर है 10 मीटर स्क्वायर, तो जो फ्लक्स निकालना वो एक्स वाई प्लेन से निकालना है। भाई फ्लक्स जो है आपका एक्स वाई प्लेन से निकालना है, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक्स वाई प्लेन से क्रॉस कर रही हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूं एक्स वाई प्लेन क्या बनेगा, तो आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। अरे रे 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 रे,
तो ये लेट्स से एक्स है और ये वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन बना। तो एक्स वाई प्लेन का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आ रहा है? के डायरेक्शन, के कैप की डायरेक्शन में। तो यानी कि जो एरिया वेक्टर की बात करूं तो वो कितना है? 10 के कैप, 10 के कैप है, ये याद रखना है। यहां से हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे और बेसिकली अगेन जो है फ्लक्स निकालेंगे एक्स वाई प्लेन में ही। तो क्या आएगा? 10 आई कैप माइनस 5 जे कैप, और किसके साथ निकालेंगे भाई? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 10 के कैप के साथ। अब यहां पर 10 के कैप के साथ जो है कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि के डॉट के प्रोडक्ट का किसी के भी साथ जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, है ना। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं नहीं भाई फ्लक्स जो है आप निकालो वाईजेड प्लेन के साथ, एरिया यही है, तो जब वाईजेड प्लेन के साथ आप निकालोगे तो वाई और जेड, ये वाई है ये जेड है, ठीक है, वाई और जेड के साथ निकालोगे तो ये वाला एरिया बनेगा आपका, ये प्लेन बनेगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो आपका किस डायरेक्शन में बनेगा? एक्स डायरेक्शन में, यानी कि आई कैप की डायरेक्शन में। ये क्लोज बॉडी नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, ये समझाने के लिए क्यूब बनाई है, क्लोज्ड बॉडी नहीं है, ये ओपन सरफेस ही है। तो ये वाला जो एरिया बना इसका जो वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर, वो आई कैप की डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पर 10 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 आई कैप माइनस 5 जे कैप और डॉट प्रोडक्ट 10 आई कैप। तो यहां से आ जाएगा भाई 100 फ्लक्स की यूनिट क्या थी? न्यूटन पर कूलम और ये मीटर स्क्वायर। तो वोल्ट मीटर इसकी यूनिट थी, यहां पर मैंने कहीं गलत लिख दिया था, ये यूनिट वोल्ट मीटर, ठीक है जी। न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, या फिर 100 वोल्ट मीटर। वोल्ट पर मीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल लिए, बाकी आप जो अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है उस नंबर पर, ये जो यहाँ पर सामने एक नंबर दिख रहा है, इस पर आप एक जो है व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको इस टॉपिक में या फिजिक्स में कहीं पर भी कोई भी डाउट है, ठीक है जी। जब भी आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपके पास ऐसा एक मैसेज आएगा जिसमें आपसे आपका नाम, आपकी सिटी और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो पूछा जाता है। तो कृपया करके वो डिटेल जरूर दीजिएगा। इस मैसेज में आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, दूसरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अगर फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, डाउट है तो आपको करना क्या है? आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। दोस्तों चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस लॉ शुरू होगा और गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।